एपिसोड 11, 12, 13, 14 और 15। पुस्तक 2। डोना के विदा होते हुए रूप को देखते हुए मैं कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मुझे शायद काली सूची में डाल दिया गया है। उपन्यास के लेखक के रूप में मैं डोना के व्यक्तित्व को सबसे अच्छी तरह से जानता था। उसकी पसंद और नापसंद, मैं सब कुछ जानता था। उदाहरण के लिए, हालांकि वह इसे छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मिठाई बहुत पसंद है, खास तौर पर आइसक्रीम, जिसमें हेज़लनट उसका पसंदीदा फ्लेवर है। वो बहुत सी चीजों से नफरत भी करती है, जैसे कि परेशान करने वाले पुरुष, आमतौर पर वे जो उसे वासना भरी नजरों से देखते हैं, और आलसी या जिद्दी लोग। जब डोना केविन से बात कर रही थी, तब तक मैंने उसे देख लिया था, लेकिन खुद पर कोई ध्यान आकर्षित न करने के लिए मैंने अनभिज्ञता का नाटक किया और उसके अचानक प्रकट होने से आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। वो शायद सोचती है कि मैं एक जिद्दी छात्र हूं जो सलाह नहीं सुनता। मैंने घबराने का नाटक किया और अपने बारे में उसकी धारणा को जितना संभव हो सके उतना कमतर बनाया। मैंने जो बहाना बनाया कि मेरी तलवार म्यान में फंस गई है, वह झूठ था, लेकिन उसे ये सोचने का ये सबसे अच्छा तरीका था कि मैं अक्षम हूं। यद्यपि वो ऐसी व्यक्ति नहीं है जो मुखबिरी करेगी, लेकिन यदि किसी को पता चल गया कि मैं 5 स्टार मॉड्यूल के कई शैली का अभ्यास कर रही हूं, तो मैं निश्चित रूप से अनावश्यक ध्यान आकर्षित करूंगी। सीधे शब्दों में कहें तो मैं ऐसा नहीं चाहता। मुझे जितना अधिक ध्यान मिलेगा, मेरे और मुख्य पात्रों के बीच बातचीत की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इसके अलावा, अगर लोगों को पता चल गया कि मैं 5 स्टार मॉड्यूल का अभ्यास कर रहा हूं तो मेरी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि 5 स्टार मॉड्यूल एक ऐसी चीज है जिसकी बहुत मांग है। इतना सोचते हुए मैंने तय किया कि चूंकि मेरा पुनर्जन्म एक भीड़ के रूप में हुआ है, इसलिए मैं भीड़ को दिए गए एकमात्र विशेषाधिकार का उपयोग कर सकता हूं और एक अच्छा और शांतिपूर्ण जीवन जी सकता हूं। मैं अपने परिवार को तीसरे प्रलय से बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत बन जाऊंगा और धैर्यपूर्वक नायक द्वारा सब कुछ हल करने का इंतजार करूंगा। फिर मैं अपने लिए एक स्थिर नौकरी ढूंढूंगा और अपने लिए एक पत्नी ढूंढूंगा। ऐसी मेरी योजना थी। मुझे गलत मत समझिए। मैंने एक लेखक के रूप में अपने लाभ का उपयोग करके स्वयं को शिखर तक पहुंचने में मदद करने के बारे में भी सोचा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं किसी तरह या गलती से कहानी का रुख बदल दूं, तो कहानी का अंत भी बदल सकता है। इंतजार, पकड़ना, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत ही महत्वपूर्ण बात भूल गया हूं। मुझे अभी याद आया, मैंने कहानी का अंत नहीं लिखा था। मैं उपन्यास खत्म करने से पहले ही मर गया। अरे नहीं नहीं नहीं। प्रशिक्षण मैदान में इधर उधर घूमते हुए मैं बेचैनी से समाधान के बारे में सोचने लगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। मैंने लिखना ठीक उस समय बंद कर दिया जब एमसी दानव राजा से भिड़ने वाला था। योजना ये थी कि एमसी बॉस से लड़े, एमसी बालों की सांस से जीत जाए, एमसी हीरो बन जाए। सरल है ना? खैर, अब हमारे सामने एक समस्या है और वह भी बहुत बड़ी, क्योंकि मैं सीमा के बीज और केकई शैली में इतना उलझ गया था कि मैं अनिर्णायक अंत के बारे में पूरी तरह से भूल गया। केविन की ओर देखते हुए, जो अब गुरुत्वाकर्षण कक्ष में प्रशिक्षण ले रहा था, मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। मुझे लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी पिछली योजना त्यागनी पड़ेगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ऐसा लगता है कि मुझे एमसी जितना ही मजबूत बनना होगा, या कम से कम उसके स्तर के करीब होना होगा। बेशक अगर संभव हो तो मैं उसके और मुख्य पात्रों के साथ बातचीत नहीं करने की कोशिश करूंगा, कम से कम तब तक नहीं जब तक कहानी खत्म न हो जाए। लेकिन अगर एमसी आखिरी बॉस को नहीं हरा पाता है, तभी मैं आगे आकर उसकी मदद करूंगा। ये सचमुच परेशानी वाली बात है। इतना सोचते हुए मैंने तौलिए से अपने माथे पर जमा पसीना पोंछा। ये सब सोचने से मुझमें प्रशिक्षण के प्रति प्रेरणा खत्म हो गई है। मुझे लगता है कि मैं अभी स्नान कर लूंगा और समाधान के बारे में सोचूंगा। ये सचमुच कष्टप्रद था। अपने कमरे में पहुंचकर मैं जल्दी से नहाने चला गया। कक्षा सुबह 8 बजे शुरू होती है, इसलिए नहा धोकर मैं बिस्तर पर लेट गई और अपने भविष्य की योजना के बारे में सोचने लगी। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे स्पष्ट रूप से अधिक मजबूत होने की आवश्यकता थी। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता था? मैं बहुत लालची नहीं हो सकता और नायक से बहुत ज्यादा नहीं चुरा सकता, क्योंकि इससे कहानी का प्रवाह सीधे तौर पर बदल जाएगा। इसके अलावा, मैं पहले से ही सीमा का बीज लेने के बारे में दोषी महसूस करता हूं। मैं उससे ज्यादा नहीं ले सकता जितना मुझे लेना चाहिए। चूंकि मैं कोई भी धोखा देने वाली वस्तु नहीं ले सकता, इसलिए मुझे एक अलग रास्ता अपनाना होगा। लेकिन वह रास्ता क्या होगा? अपनी थोड़ी को सहलाते हुए मेरे मन में कई विचार आए। शायद मैं एस्टन शहर के बाहरी इलाके में जानवरों का शिकार करने जा सकता हूं। अपना सिर हिलाते हुए मैंने तुरंत इस विचार को त्याग दिया।
ये बहुत खतरनाक था क्योंकि मैंने पहले कभी लड़ाई नहीं की थी। जानवरों के खिलाफ लड़ना आत्मघाती विचार होगा। खुद को खतरनाक स्थितियों में डाले बिना मेरी प्रशिक्षण गति बढ़ाने में मदद करने का एक तरीका। आखिर मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? मैं धोखाधड़ी वाली वस्तुएं हासिल करने में इतना व्यस्त था कि मैं ये बात पूरी तरह भूल गया कि इसका एक बहुत सरल समाधान भी है। स्टॉक। चूंकि मैं उपन्यास का लेखक हूं, इसलिए निकट भविष्य में होने वाली सभी घटनाएं पहले से ही मेरे दिमाग में थीं। यदि मैं अपने लाभ का सावधानीपूर्वक उपयोग कर सकूं तो मैं शीघ्र ही कुछ नकदी अर्जित कर सकता हूं, जो मेरे प्रशिक्षण में सहायक होगी। बाजार में स्टेरॉइड जैसे बहुत सारे पोषण उपलब्ध थे। अगर मैं स्टॉक के जरिए अपने लिए पर्याप्त पैसे कमाने में कामयाब हो जाता, तो मैं उन पोषण का सेवन करके अपने प्रशिक्षण को पूरक बना सकता था। उदाहरण के लिए, अगर मैं स्टेमिना रिकवरी पोषण के साथ मांसपेशियों की रिकवरी पोषण का सेवन करता, तो मैं चोटिल होने के जोखिम के बिना सामान्य मात्रा से दोगुना प्रशिक्षण ले सकता था। इससे मुझे निश्चित रूप से बाकी लोगों के साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलेगी। शक्ति वृद्धि औषधि, मन वृद्धि औषधि, चपलता वृद्धि औषधि, सहन शक्ति पुनर्प्राप्ति औषधि, मांसपेशी पुनर्प्राप्ति औषधि, सभी प्रकार की अविश्वसनीय औषधियां बाजार में उपलब्ध थीं। मैं इसके बारे में पहले कैसे नहीं सोच सका? दूसरी पीढ़ी के युवा गुरु भी इस तरह का प्रशिक्षण नहीं ले सकते थे, क्योंकि प्रत्येक औषधि की कीमत बहुत महंगी थी। एक कम गुणवत्ता वाली शक्ति वृद्धि औषधि बाजार में 20,000 यू में बिकी, जो ये दर्शाता है कि इस तरह का प्रशिक्षण कितना महंगा था। लेकिन अगर मैं अपने ज्ञान का सही तरीके से उपयोग करूं, तो कुछ मिलियन कमाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर ये तथ्य न होता कि मैं बाजार में गिरावट का जोखिम नहीं उठाना चाहता था, तो मैं आसानी से अरबों कमा सकता था। वैसे भी मुझे वास्तव में इतना कमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं गुप्त रूप से बाजार मूल्य से कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले पोषण खरीदने का तरीका जानता हूं। इसके अलावा स्रोत भी काफी करीब था। अगर ये तथ्य न होता कि मैं उस व्यक्ति से बातचीत नहीं करना चाहता था, तो मैंने पहले ही कुछ पोषण खरीद लिए होते। सर्वज्ञ होना कितना अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि क्या करना है, मैं जल्दी से एक कलम लेने चला गया। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मुझे भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं को लिख लेना चाहिए। मैंने डायरी कहाँ छोड़ दी? मैंने बाईं और दाईं ओर देखते हुए कमरे में उस डायरी को ढूंढा जो मेरी माँ छोड़ गई थी। इसे यहाँ बेकार के ढेर में होना चाहिए। कमरे के कोने में रखे सामानों के बड़े ढेर में से मुझे जल्दी से लाल किताब मिल गई और मैंने उसे उठा लिया। धड़ जैसे ही पुस्तक मेरे हाथ से फिसली, मेरा दिमाग क्षण भर के लिए खाली हो गया। अपने आप पर काबू पाते हुए मैंने जल्दी से किताब उठाए और कवर पर नजर डाली, जहां किताब के चमड़े के सामने वाले हिस्से पर 3 शब्द गहराई से उकेरे गए थे। चमकता हुआ तलवारबाज। कांपते हाथों से मैंने धीरे से डायरी खोली। बेचैनी से पुस्तक के एक के बाद एक पृष्ठ पलटते हुए मैं हैरानी की स्थिति में पुस्तक की विषय वस्तु को देखता हूं। ये कैसे संभव है? केवल 10 पृष्ठ भरे गए, जबकि उसके बाद के सभी पृष्ठ खाली थे। लेकिन ये कठिन था। गुरुत्वाकर्षण कक्ष से बाहर निकलते हुए केविन ने गहरी सांस ली। वो काफी थका हुआ था, क्योंकि उसने अभी अभी गुरुत्वाकर्षण कक्ष का उपयोग 2 ग्राम गुरुत्वाकर्षण पर किया था। चूंकि यह उसका पहली बार गुरुत्वाकर्षण कक्ष का उपयोग करने का प्रयास था, इसलिए उसने केवल गुरुत्वाकर्षण कक्ष को 2 ग्राम पर सेट करने का निर्णय लिया। आज डोना से मिली सलाह के कारण उसे ऐसा लगा जैसे उसके लिए एक नया रास्ता खुल गया हो। हालांकि यह गुरुत्वाकर्षण कक्ष में उसका पहला प्रशिक्षण था, लेकिन उसने पहले से ही कुछ परिणाम महसूस किए। तलवार घुमाते समय वह महसूस कर सकता था कि जैसे जैसे वो डमी के खिलाफ अभ्यास करता था, उसके झटके तेज और अधिक सटीक होते जा रहे थे। अच्छा, संतुष्ट होकर केविन ने अपनी घड़ी देखी। रात के करीब 9 बजे बज रहे थे, जिसका मतलब था कि कैंटीन जल्द ही बंद हो जाएगी। इसलिए उसने जल्दी से कपड़े बदले। 10वें पन्ने से ही किताब के अंदर शब्द दिखने लगे और बाकी पन्ने भी भर गए। इससे भी अजीब बात यह थी कि किताब के अंदर के शब्द हाथ से लिखे हुए लग रहे थे, क्योंकि उनमें एक अनोखी कसिव शैली थी। यद्यपि शब्द चौंकाने वाले थे, लेकिन जो बात मुझे वास्तव में परेशान कर रही थी वह यह नहीं थी कि शब्द जादुई ढंग से पुस्तक के अंदर कैसे प्रकट हो रहे थे, बल्कि कवर का शीर्षक था। चमकता हुआ तलवारबाज। यह उस उपन्यास का शीर्षक था जिसे मैंने रचा था और अब उसी में पुनर्जन्म ले रहा हूं। जैसे ही मैंने डायरी को अपने हाथों में पकड़ा, मैं कांपने से खुद को नहीं रोक पाया। पन्नों से लेकर 10 तक सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने उपन्यास में लिखा था। इसकी शुरुआत केविन द्वारा प्रवेश परीक्षा देने और अपनी प्रतिभा से सबको चौंका देने से होती है, जहां वह अब गुरुत्वाकर्षण कक्ष में प्रशिक्षण ले रहा है। जब मैं अपने हाथों में डायरी को देख रहा था,
तो अचानक मेरे मन में एक विचार आया, क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? तुरंत मैंने एक पेंसिल निकाली और अंतिम कुछ शब्दों को मिटाने की कोशिश की। इस प्रकार उसने जल्दी से कपड़े बदले और अपनी राह पर चल पड़ा। इसने काम किया। मैं वास्तव में पुस्तक की सामग्री को मिटा सकता हूँ। हम शब्दों को मिटाने के 5 सेकंड बाद जो शब्द मैंने मिटाए थे वे जादुई ढंग से पुनः प्रकट हो गए। शब्दों को पुनः अपने सामने आते देख मैंने पुस्तक के दूसरे भाग को मिटाने का प्रयास किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन नतीजा वही हुआ। किताब से शब्द मिटने के ठीक 5 सेकंड बाद वे फिर से प्रकट हो जाते, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक दो बार यही कोशिश करने के बाद मैं भौहें सिकोड़ते हुए गहरी सोच में डूब गया। ऐसा लगता है कि मैं किताब के अंदर के शब्दों को मिटा सकता हूं, लेकिन उन शब्दों को मिटाने के ठीक 5 सेकंड बाद वे जादुई तरीके से फिर से प्रकट हो जाएंगे, जिससे ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं था। फिर अचानक मेरे मन में एक विचार कौर था, यदि मैं उन्हें मिटा सकता हूं तो क्या मैं उन्हें बदल भी सकता हूं? चलो पहले कुछ सरल प्रयास करते हैं। पेंसिल के सिरे का उपयोग करके मैंने जल्दी से 2G को मिटा दिया और उसकी जगह 4G लिख दिया। देखते हैं कुछ होता है या नहीं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। मेरे द्वारा शब्द बदलने के ठीक 5 सेकंड बाद पुस्तक जादुई ढंग से चमक उठी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे शरीर की अधिकांश ऊर्जा पुस्तक द्वारा समाप्त हो गई हो। उफ, क्या हो रहा है? अचानक मेरे पैर ढीले पड़ गए और मैं एक घुटने पर गिर गया। मैं तेजी से सांस ले रहा था और मैंने अपने हाथों में पकड़ी किताब पर नजर डाली। हु धिक्कार है। ग्रेविटी रूम से बाहर निकलते ही केविन फर्श पर गिर पड़ा। वो बहुत थका हुआ था क्योंकि उसने अभी अभी ग्रेविटी रूम का इस्तेमाल 4 ग्राम ग्रेविटी पर किया था। उसने अपनी क्षमताओं का बहुत ज्यादा अनुमान लगाया था और ग्रेविटी रूम की सेटिंग को सीधे 4 ग्राम पर सेट कर दिया था, ये सोचकर कि वो इसके लिए पर्याप्त है। गुरुत्वाकर्षण कक्ष में प्रवेश करने के ठीक 30 मिनट बाद उसने काम बंद कर दिया और कमरे से बाहर निकल गया। उस समय यह उसके लिए बहुत ज्यादा था। जब वह थककर फर्श पर लेट गया तो वो मुस्कुराया। आज डोना से मिली सलाह के कारण उसे ऐसा लगा जैसे उसके लिए एक नया रास्ता खुल गया हो। हालांकि वो पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि उसका शरीर धीरे धीरे बदल रहा है। वो पहले से ही गुरुत्वाकर्षण कक्ष के अंदर अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ के लाभों को महसूस कर सकता था। अच्छा, संतुष्ट होकर केविन ने अपनी घड़ी देखी। रात के करीब 9 बजे बज रहे थे, जिसका मतलब था कि कैंटीन जल्द ही बंद हो जाएगी। इसलिए उसने जल्दी से कपड़े बदले और कैफेटेरिया की ओर चल दिया। उसने पहले सुना था कि कैफेटेरिया रात के 9 बजे बंद हो जाता है। अरे बाप रे, किताब बदल गई। मैं वास्तव में पुस्तक में लिखी बातों को बदल सकता था। यह मेरे लिए स्वर्ग को चुनौती देने वाला अवसर था। इसके साथ मैं ठीक से जान सकता था कि MC क्या कर रहा था और जब वो मुसीबत में हो तो मैं चुपके से उसकी मदद कर सकता था, बिना मेरी उपस्थिति के। यद्यपि यह पुस्तक वास्तव में एक धोखा देने वाली वस्तु थी, फिर भी मैंने इसे जितना अधिक देखा, मैं उतना ही अधिक क्रोधित हुआ। सबसे पहले, इस बात पर निश्चित रूप से सीमाएं थी कि मैं पुस्तक का उपयोग कैसे कर सकता था। यह इस बात से देखा जा सकता है कि 2G को 4G में बदलने से मेरा लगभग सारा मैना खत्म हो गया, जिसका मतलब है कि अभी मैं जो बदलाव कर सकता हूं, वे बहुत सीमित हैं। दूसरी बात, ये पूरी किताब अधूरी है। हालांकि किताब उस डिब्बे में थी जो मेरे माता पिता ने मुझे भेजा था, लेकिन मुझे यकीन था कि उन्होंने किताब वहां नहीं रखी थी। इससे कुछ सवाल उठते हैं, किताब को वहां किसने रखा और उसका उद्देश्य क्या है? क्या ये शायद वो व्यक्ति था जिसने मेरा पुनर्जन्म किया, या ये कोई और था? ये वास्तव में परेशान करने वाला है। जिसने भी मुझे पुनर्जन्म दिया, निश्चित रूप से उसके पीछे कोई मकसद था। मुझे नहीं पता कि वे मुझसे क्या चाहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके लिए मुझे किसी भगवान से लड़ना पड़े या ऐसा कुछ भी करना पड़े। सही, हाँ, चलो ऐसा नहीं करते, ठीक है, कृपया। खैर, चूंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया, तो बेहतर होगा कि मैं इस पुस्तक के साथ थोड़ा और खेलूं। अध्याय 12, पुस्तक 3। अगले कुछ दिनों में मैं पुस्तक को अच्छी तरह समझने में सफल हो गया। हर अवसर पर पुस्तक के साथ प्रयोग करने के बाद मैं पुस्तक के मुख्य उपयोगों को समझने में कामयाब रहा। सबसे पहले, जब भी मैं पुस्तक के अंदर कुछ बदलना चाहता था, तो मैना का उपभोग हो जाता था। मैंने जो परिवर्तन किया था, उसके आधार पर मेरे द्वारा किए गए परिवर्तन के पूरक के रूप में भिन्न मात्रा में मन का उपभोग किया गया। उदाहरण के लिए, आइए गुरुत्वाकर्षण कक्ष का उदाहरण लें। मैंने ग्रेविटी रूम की सेटिंग 2 ग्राम से 4 ग्राम में बदल दी। उस समय मेरी लगभग 3/4 मैना किताब में खर्च हो गई थी।
उसी दिन अपने मन को पुनः भरने के लिए एक सस्ता 50 यू पोषण लेने के बाद मैंने फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार मैंने गुरुत्वाकर्षण सेटिंग को 4 ग्राम से 3 ग्राम में बदल दिया। परिणाम ये हुआ कि मेरा आधा मन नष्ट हो गया। इसकी बदौलत मैं ये पता लगाने में सक्षम था कि पुस्तक में किया गया परिवर्तन मैना खपत के समानुपातिक है। इसका मतलब है कि मैंने पुस्तक में जितना बड़ा बदलाव किया, मैंने उतना ही अधिक मैना खपत किया। इसकी पुष्टि के लिए मैंने 6G डालने का प्रयास किया, जिसका मुझे अब पछतावा हो रहा है, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर का सारा मैना चूस लिए जाने के कारण मैं लगभग बेहोश हो गया था। जब मैं कुछ ताकत हासिल करने में कामयाब हुआ तो मैंने पाया कि मेरा मन पूरी तरह से खत्म हो चुका था। जब मैंने किताब पर नजर डाली कि यह क्या बदलाव लेकर आई है, तो मैं ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। जाहिर है, मेरे हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप एमसी ने अपना एक पैर तोड़ दिया। एक अन्य सस्ते पोषण का उपयोग करके अपने मन को जल्दी से पुनः भरने के बाद मैंने तुरंत इसे 2 ग्राम पर वापस कर दिया, जो मुझे एमसी के लिए सबसे इष्टतम गुरुत्वाकर्षण सेटिंग लगी। अगली चीज जो मैंने आजमाई वो थी 15 ग्राम। में देखना चाहता था कि अगर बदलाव मेरी क्षमता से परे हुआ तो क्या होगा। परिणाम ये हुआ कि परिवर्तन करने के ठीक 5 सेकंड बाद मेरा परिवर्तन तुरंत 2G पर वापस आ गया, मानो ऐसा कभी हुआ ही न हो। अगली बात जो मुझे इस किताब के बारे में पता चली वो ये थी कि यह मेरी वर्तमान समय रेखा से 10 मिनट आगे थी। इसका मतलब ये है कि यह मुझे 10 मिनट बाद की घटनाओं के बारे में बताती है। इसके अलावा मुझे पता चला कि जब पुस्तक में वर्णित घटनाएं मेरी समय रेखा से मेल खाती हैं, तो मैं पुस्तक में और अधिक परिवर्तन नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, केविन प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकलता है। जब ये शब्द पुस्तक में दिखाई देते हैं, तो इसका वास्तव में अर्थ होता है कि केविन अब से 10 मिनट बाद प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकल जाएगा। इसलिए जब केविन वास्तविक समय में प्रशिक्षण कक्ष से बाहर निकलता है, तो मैं पुस्तक में कोई बदलाव नहीं कर सकता। इससे मैं यह अनुमान लगा सकता था कि पुस्तक अतीत को नहीं बदल सकती, बल्कि केवल संभावित भविष्य को बदल सकती है। मैं वास्तव में काफी भाग्यशाली था कि मैंने अपने मन को पुनः प्राप्त करने के लिए औषधि का उपयोग किया था, क्योंकि यदि एमसी ने पहले दिन ही खुद को घायल कर लिया होता तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। आखिरी बात जो मुझे पता चली वो ये थी कि किताब में मुझे केवल केविन का दृष्टिकोण दिया गया है। इसका मतलब ये है कि किताब वास्तव में मेरे लिए बेकार है क्योंकि मैं केविन नहीं हूं। मैं इस तथ्य से विशेष रूप से दुखी नहीं था, क्योंकि मैं इस पुस्तक का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए कर सकता था कि क्या मैं खुद को उजागर किए बिना केविन की मदद कर सकता हूं। आज मेरी कक्षाएं शुरू होने का चौथा दिन था, और यहां आने के बाद आज मेरा पहला गैर व्यवहारिक पाठ है। चूंकि लोग आमतौर पर अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए लॉक में आते हैं, इसलिए अधिकांश पाठ वास्तविक युद्ध और शरीर प्रशिक्षण पर आधारित होते थे, इसलिए सैद्धांतिक पाठ काफी दुर्लभ थे। आणविक शरीर रचना ये सैद्धांतिक व्याख्यान का नाम था, एक अविश्वसनीय रूप से जटिल वर्ग जो राक्षसों और जानवरों के शरीर को देखता है। प्रोफेसर थियोडोर रॉम्बहाउस, एक प्रसिद्ध शोधकर्ता जिनके नाम पर कई पुरस्कार हैं, इस वर्ग के प्रभारी प्रोफेसर थे। वह और उनकी टीम अकेले ही इस रहस्य का पता लगाने के लिए जिम्मेदार थे कि क्यों जानवर वायुमंडल पर आक्रमण करने के बाद पागल हो गए थे। प्रोफेसर रॉम्बहाउस एक मोटे, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति थे, जिनके घुंघराले सफेद बाल थे और वे शांत स्वभाव के थे। अगर उनकी नजरें इस समय क्लास के सामने टेबल पर लेटे हुए विशालकाय जीव पर न टिकी होती, तो लोग उन्हें आसानी से आपके अच्छे पड़ोस के चाचा समझ लेते। जैसा कि हम देख सकते हैं, बरज़क कबूतर के पंखों का फैलाव लगभग 1.8 मीटर है, जो उनके पूर्ववर्ती कबूतर से काफी अलग है, जिसकी लंबाई लगभग 70 सेमी हुआ करती थी, यानी लंबाई में लगभग 2.6 गुना वृद्धि। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रोफेसर ने मेज पर रखे उस विशालकाय जीव को सहलाते हुए उत्साह से चिल्लाया। आप उसकी आवाज से सुन सकते थे कि वह अपने सामने मौजूद जीव को देखकर बेहद खुश था। लंबे समय तक किए गए निर्णायक शोध के बाद हम कबूतरों की अत्यधिक वृद्धि का कारण पता लगाने में सफल रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी टीम ये पता लगाने के लिए जिम्मेदार थी कि जानवर मन की उपस्थिति में पागल क्यों हो जाते हैं। अंततः उस विशाल प्राणी से अपनी नजरें हटाते हुए प्रोफेसर रॉम्बहाउस ने कक्षा की ओर ध्यान से देखा और पूछा, अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि मनुष्य अपनी मानसिक संतुलन बनाए रखने में कैसे कामयाब हो जाते हैं, जबकि जानवर ऐसा नहीं कर पाते? चूंकि यह बात सर्वविदित थी, इसलिए बहुत से हाथ उठे। चूंकि मैं भी इसमें शामिल होना चाहता था, इसलिए मैंने भी बिना ज्यादा सोचे समझे अपना हाथ उठा दिया। आप बाईं ओर, वो मेरी तरफ देख रहा है न? बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि क्या किसी ने अपने हाथ ऊपर उठाए हैं। मैंने अपने पीछे देखा।
मैं ऐसी अजीब स्थिति में नहीं पड़ना चाहता जहां कोई आपको देखकर हाथ हिलाए लेकिन बाद में पता चले कि वो वास्तव में आपके पीछे वाले व्यक्ति को देखकर हाथ हिला रहा था। नहीं, पीछे मत देखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं मूर्ख। मुझे, यीशु मसीह, हाँ, आप। अरे साले, क्या तू अपने बनाने वाले से ऐसे बात करता है? अमिताभ, ये गरीब भिक्षु एक बार के लिए परोपकारी होगा। गहरी सोच में डूबे होने का नाटक करते हुए मैंने बोलना शुरू करने से पहले प्रोफेसर की तरफ देखा। बेशक, मैंने पहले तो नर्वस होने का नाटक किया ताकि मैं दूसरों से अलग न दिखूं। अगर मैं आत्मविश्वास से काम लूंगा तो प्रोफेसर को अपने आप ही यह लगेगा कि मुझे अपनी बात पता है, जिसके परिणामस्वरूप वह भविष्य में मुझसे और सवाल पूछेंगे जो मैं नहीं चाहता था। ओह, हम इंसानों की तुलना में, जानवरों के पास हमारे जितना विकसित कॉर्टेक्स नहीं है। चूंकि मैना हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को उत्तेजित करता है, इसलिए अनजाने में उसे हमारे शरीर में मैना को प्रोसेस करने की जरूरत होती है ताकि इसे शरीर के सही क्षेत्रों में पुनर्निर्देशित किया जा सके ताकि यह शरीर के किसी खास क्षेत्र में जमा ना हो। चूंकि हम जानवरों से अलग तरीके से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे पास सोचने और स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता है, जो जानवरों में नहीं होती। इसलिए जब आक्रमणकारी बल यानी मैना का सामना करना पड़ता है, तो अपनी कम बुद्धि के कारण जानवर उस स्थिति पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ होते हैं, जिससे उनके शरीर के अंदर मैना धीरे धीरे उनके अंदर, खास तौर पर उनके मस्तिष्क में जमा हो जाता है, जिससे वे धीरे धीरे पागल हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को मैना विषाक्तता के रूप में जाना जाता है। प्रभावशाली उत्तर। मेरे उत्तर से प्रभावित होकर प्रोफेसर रॉम्बहाउस ताली बजाने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि मैंने अभी भी अपनी बात पूरी नहीं की थी। इस समस्या को हल करने के दो समाधान हैं। पहला ये कि प्रकृति को अपने तरीके से काम करने का इंतजार करना चाहिए और जानवरों को धीरे धीरे विकसित होने देना चाहिए ताकि वे मन को संसाधित कर सकें, या दूसरा जानवरों के भीतर मन को उत्तेजित करने के लिए सीधे बाहरी सहायता का उपयोग करना। सीधे शब्दों में कहें तो, जब वे अपने मन को उत्तेजित करने के लिए अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं कर सकते तो दूसरों का उपयोग क्यों नहीं करते? उदाहरण के लिए, यदि हम एक सामान्य परिसंचरण तकनीक जैसे 3 सितारा नक्षत्र तकनीक का उपयोग करते हैं और सीधे उस स्थान को उत्तेजित करते हैं जहां मन केंद्रित है, इस तरह से कि यह मन के तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। तुरंत रुक जाओ। जब मैं बात कर रहा था तो मैंने एक जोरदार चीख सुनी और ऐसा महसूस हुआ कि 2 बड़े हाथ मुझे पकड़ रहे हैं। जो तुमने अभी कहा उसे दोहराओ। हुआ क्या हो रहा है? मैंने घबराकर जवाब दिया क्योंकि मैंने पाया कि प्रोफेसर रॉम्बहाउस का चेहरा मेरे सामने चिपका हुआ था। हम इतने करीब थे कि उनकी नाक मेरे चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर थी। चारों ओर नजर घुमाने पर मैंने देखा कि सभी लोग मुझे आश्चर्य से देख रहे थे, यहां तक कि कक्षा की होशियार छात्रा मेलिसा भी कुछ सेकंड के लिए मेरी ओर देखती रही। क्या हुआ? मुझे यकीन है कि मैंने सिर्फ सामान्य जानकारी ही सुनाई है। हर किसी को ये बातें पता होनी चाहिए। जो तुमने अभी कहा उसे दोहराओ, प्रोफेसर रॉम्बहाउस ने पूरे जोर से चिल्लाते हुए कहा। मुझे उनके थूक का कुछ हिस्सा मेरे चेहरे पर भी महसूस हुआ। जैसे ही मैं विरोध करने वाला था, मैंने देखा कि उसकी उन्मत्त निगाहें मेरी ओर घूर रही थीं, और मैंने ऐसा न करने का निर्णय लिया। हमारे मुकाबले हुमा, नहीं, वो हिस्सा नहीं। मैं झेपकर और एक कदम पीछे हटकर उलझन भरी नजरों से प्रोफेसर को देखता रहा। आप चाहते हैं कि मैं अपनी बात दोहराऊं और फिर भी जब मैं ऐसा करता हूं तो आप मुझ पर चिल्लाते हैं। क्या आप मानसिक रूप से ठीक हैं? मेरे चेहरे पर भाव देखकर और सभी को अपनी ओर घूरते देखकर प्रोफेसर रॉम्बहाउस शांत हो गए और 2 कदम पीछे हट गए। खांसी इसके लिए क्षमा करें। नहीं, नहीं, कोई समस्या नहीं, मैंने हाथ हिलाते हुए कहा। प्रिय छात्र, क्या आप अपनी कही गई बात का अंतिम भाग दोहरा सकते हैं, जिसमें जानवरों में मैना विषाक्तता को ठीक करने वाली 2 प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है? मैंने भौहें सिकोड़ते हुए प्रोफेसर की ओर संदेह भरी नजरों से देखा। क्या मैं कुछ भूल गया हूं? मन विषाक्तता के उपचार के 2 समाधान हैं। एक है प्रकृति को विकास के माध्यम से अपना काम करने देना, और दूसरा है बाहरी सहायता के माध्यम से। बाहरी सहायता से आपका क्या अभिप्राय है? एक बार फिर मेरी बात काटते हुए प्रोफेसर रॉम्बहाउस ने चमकती आंखों से मेरी ओर देखा। 2 कदम पीछे हटकर मैं सावधानी से प्रोफेसर की ओर देखता हूं। सर, मुझे महिलाओं में दिलचस्पी है। कुछ सेकंड के बाद आप कक्षा में प्रोफेसर रॉम्बहाउस की क्रोधित दहाड़ को गूंजते हुए सुन सकते थे, क्योंकि उन्हें मेरी बात समझ आ गई थी। मैं आपके मूर्खतापूर्ण चुटकुलों के मूड में नहीं हूं। जो आपने पहले कहा था उसे दोहराएं। डिंग डोंग, डिंग डोंग। ऐसा लगता है कि पाठ का अंत हो गया है। आपके समय के लिए धन्यवाद प्रोफेसर, और अलविदा। उसे समय पर प्रतिक्रिया दिए बिना जैसे ही मैंने घंटी सुनी, मैंने अपना बैग उठाया और तुरंत वहां से निकल गया।
वो आदमी सचमुच बहुत डरावना था। पहली बात तो ये कि वो मुझसे बुनियादी ज्ञान की बातें पूछता रहा और दूसरी बात ये कि वो बिना किसी कारण के चिल्लाता रहा। आखिर मैंने क्या गलत किया? क्लिक करें। जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, मैंने तुरंत उस रहस्यमयी किताब को पकड़ लिया और उसे खोल दिया। मैं ये जानना चाहता था कि प्रोफेसर ने कक्षा के पहले दिन ही ऐसा गुस्सा क्यों किया। जब केविन प्रोफेसर रॉम्बहाउस की कक्षा से बाहर निकला तो वह गहरी सोच में डूब गया। अगर उस अजीब छात्र ने जो कहा वह सच था, तो एक महत्वपूर्ण खोज अभी अभी हुई है। अगर उसका समाधान वास्तव में मैना विषाक्तता को हल कर सकता है, तो यह मानवता के सामने आने वाले तनाव को काफी हद तक कम कर सकता है। उदाहरण के लिए पार्क सिटी को ही लें। हर साल उन पर लगातार समुद्री जीवों द्वारा हमला किया जाता है जो पागल हो गए हैं। क्या होगा यदि वे जानवरों के अंदर के मन विषाक्तता को हल कर सकें? क्या इससे राक्षसों के खिलाफ लड़ने में मानवता की जनशक्ति बढ़ाने में मदद नहीं मिलेगी? राक्षसों के प्रति अपनी घृणा के कारण केविन राक्षसों के खिलाफ युद्ध में मानवता के एक कदम आगे बढ़ने की संभावना से उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। जब केविन अपने छात्रावास की ओर जा रहा था, तो उसे प्रोफेसर रॉम्बहाउस की उन्मादपूर्ण चीखें सुनाई दे रही थी, जो उस रहस्यमय छात्र का नाम पूछ रही थी। अजीब बात यह है कि ज्यादातर छात्र यह भी नहीं जानते थे कि वो कौन है। अगर कक्षा में दूसरे सबसे निचले पायदान वाले छात्र ने उसका नाम न बताया होता, तो कक्षा में कोई भी व्यक्ति उसके बारे में नहीं जान पाता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रेन डोवर इक्वल्स। मैंने क्या की? मुझसे ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती कैसे हो गई? क्योंकि मैं भीड़ की भूमिका को बखूबी निभाना चाहता था, इसलिए मैंने इस तथ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया कि जो जानकारी मुझे पता थी, वो शायद अभी तक सामने नहीं आई है। मैं सचमुच लापरवाह था। मुझे वास्तव में पूरा यकीन था कि मैंने जो कहा था, वो वहां मौजूद ज्यादातर लोगों को पहले से ही पता था। उपन्यास में, हालांकि मुझे ये शब्दशः याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि उपन्यास की शुरुआत में ही उन्हें इस तरह की जानकारी पता थी। हाँ, मैं वाकई लापरवाह था। इस चूक के पीछे मेरा सिद्धांत ये था कि चूंकि मैंने उपन्यास में कभी यह नहीं बताया कि कब और किसने मन विषोपचार की खोज की, इसलिए मैंने समय से पहले ही इस समाधान को उजागर कर दिया। मूलतः मैंने सिद्धांत को उसके मूल निर्माता द्वारा प्रस्तुत किए जाने से थोड़ा पहले ही आगे बढ़ा दिया था। संक्षेप में, मैंने अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया और संभवतः किसी को नाराज भी कर दिया। बिना कुछ सोचे समझे, मैंने अपनी पेंसिल निकाली और किताब में से, अगर ये तथ्य न होता कि कक्षा में दूसरे सबसे निचले स्थान पर रहने वाले ने उसका नाम बताया होता, को मिटा दिया, और उसकी जगह कक्षा में किसी को भी उसका नाम नहीं पता था, लिख दिया। तुरंत ही मेरा सारा मन मेरे शरीर से बाहर निकल गया, जिससे मैं बिस्तर पर निढाल हो गया। परिवर्तनों को देखकर मेरे चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। जब केविन अपने छात्रावास की ओर जा रहा था, तो उसे प्रोफेसर रॉम्बहाउस की उन्मादपूर्ण चीखें सुनाई दे रही थीं, जो उस रहस्यमय छात्र का नाम पूछ रही थी। अजीब बात यह है कि ज्यादातर छात्र यह भी नहीं जानते कि वह कौन है। कक्षा में कोई भी उसका नाम नहीं जानता था, जिससे वो वाकई रहस्यमयी हो गया। वो जो भी था, या तो वो भाग्यशाली था या फिर वो बहुत गहराई में छिपा हुआ था। यद्यपि मैंने जो किया उससे कुछ भी बदलने वाला नहीं था, क्योंकि प्रोफेसर रॉम्बहाउस रजिस्टर देखकर ही पता लगा सकते थे कि मैं कौन हूं। फिर भी मैंने ऐसा किया, क्योंकि इससे मुझे एक दिन की शांति मिल सकती थी। यह मेरे लिए एक अच्छा सबक है। सिर्फ इसलिए कि मैंने उपन्यास लिखा, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानता हूं। आपको तभी एहसास होगा जब आप खुद को एक उपन्यास के अंदर पाएंगे कि वास्तविकता की तुलना में उपन्यास में कितनी चीजें छूट गई है। उदाहरण के लिए, जब मैं केकई स्टाइल की तलाश कर रहा था, अगर मुझे इस बात का सामान्य विचार न होता कि इसे कहाँ खोजना है, तो मैं कभी भी उस जगह को नहीं ढूंढ पाता। मैंने उपन्यास में जो लिखा था, वो वास्तविकता से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। ये सभी छोटे छोटे विवरण मेरे नियंत्रण से बाहर थे। राहत की सांस लेते हुए मैंने किताब के नए अंश को देखा। निष्पक्षता से कहूं तो मुझे वास्तव में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि लोगों ने मेरा चेहरा देखा था, लेकिन कम से कम मुझे प्रोफेसर रॉम्बहाउस द्वारा कभी भी परेशान नहीं किया जाएगा। सौभाग्य से मैंने केवल 2 समाधानों का उल्लेख किया और तीसरे को छोड़ दिया, जो कि मैना विषाक्तता को खत्म करने का निश्चित तरीका था। दूसरी विधि को अभी क्रांतिकारी माना जा सकता है, लेकिन यह वास्तव में उतनी प्रभावी नहीं थी, क्योंकि इससे इलाज की तुलना में मृत्यु अधिक तेजी से होती थी। हाँ, उनका इलाज करना और फिर उन्हें लड़ने के लिए प्रशिक्षित करना संभव था, लेकिन यह एक दीर्घकालिक समाधान होगा क्योंकि इसमें बहुत अधिक समय लगेगा।
कुल मिलाकर यदि मैं दूसरा विकल्प भी समझाऊं तो भी यह मेरी ओर ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। आखिरकार इस युग में शक्ति ही मस्तिष्क पर राज करती है। मेरी कम क्षमता के कारण उच्च अधिकारी केवल मेरी ओर हल्की सी नजर डालते थे और फिर अपने काम में लग जाते थे। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने किसी को नाराज कर दिया है, खासकर उस व्यक्ति को जिसने पहली बार यह परिकल्पना प्रस्तुत की थी। मुझे यकीन है कि जिसने भी यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो प्रयोग के अंतिम चरण में था। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि यह वापस आकर मुझे परेशान न करे। किताब बंद करते हुए मैंने सफेद छत की ओर देखा और एक लंबी, थकावट भरी आह भरी। कितनी परेशानी वाली बात है। अध्याय 13, आभासी वास्तविकता 1। अगले दिन, यद्यपि मैंने यथासंभव शांत रहने की कोशिश की, फिर भी लोग कभी कभी मेरी ओर देख लेते थे। अभी हम इंजीनियरिंग की क्लास में थे और मैं वास्तव में ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था। लगातार बीच बीच में होने वाली नजरें मुझे परेशान करने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं चिड़ियाघर की प्रदर्शनी के अंदर मुख्य आकर्षण था। हालांकि यह क्लास खास लोकप्रिय नहीं थी, लेकिन मुझे ये काफी दिलचस्प लगी। वे जिन अवधारणाओं के बारे में बात कर रहे थे वे मेरी पिछली दुनिया की तुलना में कहीं ज्यादा उन्नत थी। लेकिन विशेष रूप से इसी वजह से मेरी इसमें इतनी रुचि थी, इसलिए मैं अपनी कक्षा के लोगों की लगातार घूरती निगाहों से विशेष रूप से परेशान था। अगर आप लोग मुझे घूरते रहेंगे तो मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पाऊंगा। एक कोणीय दर्पण का उपयोग करके हम दो लेजर किरणों को दो अलग अलग किरणों में विभाजित करते हैं। ये फिर एक वस्तु किरण और एक परावर्तित किरण बनाता है। अलग अलग दिशाओं में बढ़ते हुए दोनों अन्य कोणीय दर्पणों से परावर्तित होते हैं और एक F48 बोर्ड और एक G450 प्रोसेसर का उपयोग करके हम किरणों को संसाधित कर सकते हैं ताकि सॉफ्टवेयर मानव आंदोलनों का पता लगा सके, और जब ये दो किरणें एक साथ मिलती हैं तो एक होलोग्राफिक छवि बनती है। खैर, यह निश्चित रूप से एक दिलचस्प कोर्स था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैं इसे समझ सकता था। वास्तव में मैं कोर्स की सामग्री का केवल 1% ही समझ पाया। जैसे कि F48 बोर्ड या G450 प्रोसेसर क्या है, मैं यहीं रहूंगा और दिखावा करूंगा कि मैंने प्रोफेसर की सारी बातें समझ ली हैं। वैसे भी यह एक गैर अनिवार्य कोर्स था, इसलिए मुझे यहां आने की जरूरत नहीं थी। फिर भी, भले ही मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन सिर्फ इस तथ्य ने मेरी दिलचस्पी जगा दी कि वे होलोग्राफिक तकनीक की खोज कर रहे थे। ऐसी तकनीक मेरी दुनिया में पहले मौजूद नहीं थी, क्योंकि वे जो सबसे अच्छी तकनीक लेकर आए थे वो टच स्क्रीन फोन थे। मेरी दुनिया में तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी कि शुद्ध होलोग्राफिक उपकरण बना सके। डिंग डोंग। ओह, ऐसा लगता है कि क्लास खत्म हो गई है। मैं अगली बार मिलूंगा। अपना सामान समेटते हुए इंजीनियरिंग प्रोफेसर मुस्कुराई और कक्षा से बाहर चली गई। इंजीनियरिंग प्रोफेसर के बारे में ज्यादा कुछ ज्ञात नहीं था, सिवाय इसके कि वो काफी मजबूत थी। हालांकि अब वो अपनी जवानी के दिनों में नहीं थी, लेकिन उसका रंग एक बिना पॉलिश किए हुए जैड की तरह गोरा था, जिसमें सुंदरता, लालित्य और शालीनता थी जो केवल परिपक्वता के वर्षों के बाद ही प्राप्त की जा सकती थी। उसके रेशमी भूरे बाल जो एक लट में बंधे हुए थे, शांति से उसके दाहिने कंधे पर टिके हुए थे। उसका चेहरा जो हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखता था, उसके भीतर एक छिपा हुआ आकर्षण था, जिससे हर कोई उससे मां जैसी गर्मजोशी महसूस करता था। यद्यपि मैं इस पुस्तक का लेखक था, फिर भी यहाँ रहने के दौरान जिन पात्रों से मेरी मुलाकात हुई उनमें से कई ऐसे लोग थे जो मेरी कहानी में कभी नहीं आए थे, जैसे कि यह प्रोफेसर। यहाँ लगभग एक सप्ताह तक रहने के बाद मुझे ये प्रोफेसर उन सभी में से सबसे अधिक पसंद आया जिनसे मैं अब तक मिला हूँ। वह दयालु थी और कुछ छात्रों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं दिखाती थी, जबकि अन्य प्रोफेसरों ने उन छात्रों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जो प्रतिभाशाली थे या जिनके पास बहुत अधिक समर्थन था। ज्यादातर प्रोफेसर जीनियस थे जो कभी यहाँ पढ़े थे या जिन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की थीं। उन सभी को अपना अपना गौरव था और इसलिए वे सिर्फ शीर्ष छात्रों पर ध्यान देते थे और औसत दर्जे के छात्रों को नजरअंदाज करते थे। हालांकि उन्होंने यह बात सीधे हमारे सामने नहीं कही, लेकिन शिक्षक के हाव भाव से सब कुछ पता चल गया। मैं तुम्हें पढ़ाने की जहमत क्यों उठाऊं? क्या तुम इसके लायक हो? भले ही हमें केविन और अन्य लोगों की तरह उत्कृष्ट नहीं माना जाता था, लेकिन सिर्फ इस तथ्य से कि हम लॉक में नामांकन करने में कामयाब रहे, ये पता चलता है कि वे सक्षम व्यक्ति थे। इस संस्था के पिछले मालिक को ही उदाहरण के तौर पर लें। हालांकि वो क्लास में सबसे कम रैंक वाले लोगों में से एक था। अगर वह किसी अन्य अकादमी में जाता तो उसे मध्यम उच्च प्रतिभा माना जाता, क्योंकि लगातार घटती आबादी के कारण इन दिनों डी रैंक प्रतिभाओं को पाना अभी भी मुश्किल था। दुनिया कभी निष्पक्ष नहीं रही। इंजीनियरिंग क्लास से निकलकर मैं शांति से अपने कमरे में कपड़े बदलने चला गया।
अगली क्लास टैक्टिकल कोऑपरेशन थी, जो एक नया कोर्स है जिसमें छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए वर्चुअल तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। मैं वास्तव में इस क्लास के लिए काफी उत्साहित था क्योंकि वर्चुअल रियलिटी ऐसी चीज थी जिसे आप केवल फिल्मों और उपन्यासों में ही पा सकते थे। अपनी आकाशीय नीली वर्दी, जो ये दर्शाती थी कि मैं प्रथम वर्ष में हूं, उतारकर मैंने गहरे नीले रंग का स्किन टाइट सूट निकाला और उसे पहन लिया। वर्दी को 3 अलग अलग रंगों में विभाजित किया गया था: आकाशीय नीला, गहरा हरा और रक्त लाल। आकाशीय नीला रंग केवल प्रथम वर्ष के छात्रों द्वारा पहना जाता था, गहरा हरा रंग दूसरे वर्ष के छात्रों द्वारा और रक्त लाल रंग की वर्दी तीसरे वर्ष के छात्रों द्वारा पहनी जाती थी। इसे इस तरह से व्यवस्थित किया गया था ताकि इस तरह से छात्रों का निरीक्षण स्काउट करने के लिए आने वाले गिल्ड पहले और तीसरे वर्ष के छात्रों के बीच अंतर कर सके। तीसरे वर्ष के छात्र उनका प्राथमिक लक्ष्य थे क्योंकि वे स्नातक होने से केवल 1 वर्ष दूर थे। जब मैं इस स्किन टाइट सूट को पहनने के लिए संघर्ष कर रहा था तो मैं केवल उन लोगों को कोस सकता था जिन्होंने इस सूट को डिजाइन किया था। जब मैंने स्किन टाइट सूट पहनने की कोशिश की तो मेरे दिमाग में आखिरी शब्द आरामदायक आया। ये तो नहीं कहा जा सकता कि सूट पहनने में मुझे करीब 5 मिनट लगे, लेकिन जैसा कि नाम से पता चलता है, सूट स्किन टाइट था, जिसका मतलब था कि मैं अपनी सारी मांसपेशियों को सूट के कारण कसता हुआ महसूस कर सकता था। सूट पहनने से मेरी हरकतें बहुत सख्त हो गई थीं। यह इतना सख्त था कि ऐसा लग रहा था कि मैं रोबोट की तरह चल रहा हूं। इसके अलावा आईने में अपनी शक्ल देखकर मुझे लगा कि काश मुझे खुद को दफनाने के लिए कोई जगह मिल जाती। इतना शर्मनाक। शुक्र है कि मेरे छात्रावास और सामरिक सहयोग कक्षा के बीच की दूरी कम थी, जिससे मुझे सूट में दिखने की शर्मिंदगी से बचा लिया गया। 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले परिसर को 8 खंडों A, B, C, D, E, F, G, H में विभाजित किया गया था। व्याख्यान क्षेत्र ए सेक्शन में स्थित था और वह क्षेत्र वह था जहां व्याख्यान कक्ष स्थित थे। ये परिसर के ऊपरी बाएं भाग में स्थित था और इसमें 3 अंडाकार आकार की इमारतें शामिल थीं जो प्रत्येक एक ही आकार की थीं। 3 इमारतें होने का कारण ये था कि प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष अलग अलग थे। बी सेक्शन में कोई छात्र नहीं था और यहीं पर प्रोफेसर के कार्यालय थे। अगर आपको कक्षा के बाद सवाल पूछने या प्रोफेसर से मिलने की जरूरत थी तो आपको बी सेक्शन में जाना होगा। यह ए सेक्शन के ठीक बगल में स्थित था और इसमें एक बड़ा परिसर था जिसके बीच में एक ऊंची कांच की पिरामिड जैसी इमारत थी। सी सेक्शन वो जगह थी जहां प्रयोगशालाएं और शोध सुविधाएं स्थित थीं। किसी व्यक्ति को प्रयोगशाला तक पहुंचने के लिए किसी प्रोफेसर की निगरानी की आवश्यकता होती थी ताकि कुछ गलत होने की स्थिति में उसे बचाया जा सके। सुविधा से उत्पन्न खतरों के कारण सी सेक्शन को अन्य सेक्शनों से बहुत दूर रखा गया था और इसे सैन्य स्तर की सुरक्षा में रखा गया था। डी सेक्शन वो जगह थी जहां मैं वर्तमान में जा रहा था और यह वह जगह थी जहां वर्चुअल रियलिटी रूम स्थित था। ये कैप्सूल से भरा एक कमरा था जिसका उपयोग प्रत्येक छात्र वर्चुअल दुनिया में प्रवेश करने के लिए कर सकता था। ये भूमिगत स्थित था और छात्रावासों से कुछ किलोमीटर दूर था, जो ई सेक्शन में स्थित थे। ई सेक्शन में छात्रावासों को 5 अलग अलग इमारतों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक इमारत एक दूसरे से बड़ी थी। सबसे दूर की इमारत और सबसे जर्जर दिखने वाली इमारत गोल्डन रैट बिल्डिंग थी। ये परिसर का सबसे सस्ता छात्रावास था और यहाँ वे लोग रहते थे जो सुविधाओं के लिए भुगतान नहीं कर सकते थे। गोल्डन रैट बिल्डिंग के ठीक बगल में हॉन्ट शीप बिल्डिंग थी और यहीं पर मैं रह रहा था। गोल्डन रैट बिल्डिंग से हालात थोड़े बेहतर थे, लेकिन फिर भी अगली 3 इमारतों मैंटिकोर, हाइड्रा और लेवथान बिल्डिंग की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। मैंटिकोर भवन से शुरू करके प्रत्येक व्यक्ति के कमरे के अंदर उसकी अपनी व्यक्तिगत प्रशिक्षण सुविधा स्थापित की गई थी, जिसके साथ एक निजी बटलर भी था जो उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता था। हाइड्रा बिल्डिंग मैंटिकोर बिल्डिंग की तरह व्यक्तिगत प्रशिक्षण सुविधाओं के साथ साथ बटलर भी प्रदान करती थी। हालांकि प्रशिक्षण सुविधाएं बहुत अधिक उन्नत थीं और उन्होंने छात्रों को व्यक्तिगत भोजन और आहार योजनाएं भी प्रदान की। भोजन सभी पेशेवर शेफ द्वारा पकाया जाता था और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सामग्री दुर्लभ जड़ी बूटियों और राक्षसों से बनाई जाती थी। अंत में लेवथान बिल्डिंग थी, एकमात्र ऐसी बिल्डिंग जिस तक पैसे देकर पहुंचा जा सकता था। यहीं पर कुलीन लोग रहते थे। चाहे आप कितने भी अमीर क्यों न हो, जब तक आप ये साबित नहीं कर देते कि आप एक अनोखी प्रतिभा है, आप यहां कभी कदम नहीं रख पाएंगे। इस इमारत को भविष्य की प्रतिभाओं को पोषित करने की उम्मीद में बनाया गया था जो दुनिया भर में उत्पात मचाने वाले राक्षसों से लड़ सके और उनका सामना कर सके। इस इमारत के निर्माण पर बहुत जोर दिया गया था क्योंकि यहीं पर मानवता के भविष्य के स्तंभों का पोषण किया जाएगा। आप जो भी चाहते थे वो वहां था।
प्रशिक्षण सुविधाएं, उच्च श्रेणी का भोजन, बटलर, स्विमिंग पूल, वीआर कमरे, अत्यधिक सुरक्षित शोध सुविधाएं। अगर आपको लगता था कि कुछ कमी है तो आपको बस इतना करना था कि बस पूछ लें और अगले दिन वह बन जाएगा। जी सेक्शन वह जगह है जहां प्रशिक्षण सुविधा स्थित थी और यह एक बड़ी चौकोर वास्तुकला वाली इमारत के अंदर थी। ये सेक्शन ए से लगभग 2 मिनट की दूरी पर था और ई सेक्शन से 5 मिनट की दूरी पर था। चूंकि यह एक सार्वजनिक प्रशिक्षण सुविधा थी, इसलिए सुविधा का उपयोग करने के लिए पहले से ही एक स्थान बुक करना आवश्यक था। अंत में एच सेक्शन, वो क्षेत्र जिसमें लाइब्रेरी के साथ साथ क्यूब भी था। क्यूब एक निषिद्ध क्षेत्र था जहां केवल उच्चतम रैंक वाले व्यक्ति ही प्रवेश कर सकते थे। इसे निषिद्ध क्षेत्र इसलिए माना जाता था क्योंकि यहां सभी गुप्त प्रशिक्षण मैनुअल संग्रहित थे, साथ ही ईश्वरीय औषधियां और जड़ी बूटियां भी थीं। केकई शैली से तुलनीय मैनुअल भी सुविधा के अंदर संग्रहित किए गए थे, जो इस बात को और स्पष्ट करता है कि वो क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण था। वीआर कक्ष के अंदर पहुंचने पर मैंने देखा कि लगभग सभी लोग रोबोट की तरह चल रहे थे, जिससे मुझे हल्की हंसी आ गई। जाहिर है, हर कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ लोग अपने टाइट स्किन सूट में इत्मीनान से टहल रहे थे, जो ये दर्शाता था कि संभवतः यह उनका पहली बार वीआर का उपयोग नहीं था। क्योंकि हमने टाइट स्किन सूट पहना हुआ था, इसलिए लड़के और लड़कियों को अलग अलग कमरों में रखा गया था, जो थोड़ा निराशाजनक था क्योंकि मुझे अमांडा और अन्य को उस पोशाक में देखने में कोई आपत्ति नहीं होती। दरअसल, दूसरी बार सोचने पर मैंने इसे मिटा दिया। चूंकि मैं उपन्यास का लेखक था, इसलिए मैं मुख्य पात्रों के व्यक्तित्व को सबसे अच्छी तरह से जानता था, और इसलिए मुझे पता था कि अगर मैं उन्हें उस सूट में एक झलक भी दिखा पाया, तो मेरे दिन गिने चुने रह जाएंगे। ठीक है, सभी लोग कृपया यहाँ देखें। इसी प्रकार चुस्त पोशाक पहने प्रोफेसर भी कमरे में आए और उपस्थित सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस क्लास के लिए जिम्मेदार प्रोफेसर लंबे कद के, साफ सुथरे काले बालों और तीखी नजर के साथ खड़े थे। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी जब उन्होंने एक छोटा सा टैबलेट निकाला और रजिस्टर लिया। उनके शांत और सौम्य व्यवहार को देखकर, जिससे ऐसा लग रहा था कि वे पृथ्वी पर सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, मैंने मन ही मन उपहास किया। मैं जानता हूं कि तुम वास्तव में कौन हो। वीआर कक्षा के प्रभारी प्रोफेसर का नाम अल्फोंस थिबॉट था और वह वास्तव में कहानी के प्रथम चरण का एक प्रमुख पात्र था। संक्षेप में, उन्हें मिनी बॉस माना जा सकता है। यद्यपि वो कोई उच्च कोटि का खलनायक नहीं था, फिर भी उसे वर्तमान नायक के लिए एक कठिन प्रतिद्वंद्वी माना जा सकता था। जिस दानव के साथ उसने समझौता किया था, वो छाया जनजाति से था, जो लालच कबीले की एक उपशाखा थी, जो दानव कुलों के 7 मुख्य कुलों में से एक था। राक्षसों को 7 कुलों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक को मानव जाति के लिए ज्ञात 7 स्वर्गीय पापों के अनुसार विभाजित किया गया था: घमंड, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, वासना, लोलुपता और आलस्य। प्रत्येक कबीले का नेतृत्व एक दानव शासक करता था, जो मानव क्षेत्र के शीर्ष अधिकारियों या समकक्ष एसएस रैंकों के बराबर या उससे अधिक शक्तिशाली होता था। उनके ऊपर दानव राजा था, जो इस समय अपने हाथ के एक झटके से पूरी मानवता को मिटा सकता था। हालांकि अपनी अपार शक्ति के कारण वह वर्तमान में विभिन्न शक्तियों द्वारा प्रतिबंधित था, जो उसे मानव क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक रही थी। ये तब तक था जब तक तीसरी विपत्ति नहीं आ गई, और तब मानवता और राक्षसों के बीच वास्तविक युद्ध शुरू हो गया। मैं वास्तव में इस बात के लिए बहुत आभारी था कि मैं कक्षा में सबसे कम रैंक पर था, क्योंकि इसका मतलब था कि मुझ पर कम से कम ध्यान दिया जाता था। कभी कभार होने वाली बदमाशी को छोड़कर मैं काफी आरामदायक जीवन जी रहा था, केविन के विपरीत, जो लगातार ईर्ष्यालु सहपाठियों और खलनायकों दोनों की निगरानी में रहता था, जो उसकी जबरदस्त प्रतिभा से सावधान रहते थे। चूंकि सभी लोग उपस्थित हैं, इसलिए मैं कैप्सूल देना शुरू करूंगी और जब मैं कहूं तब आप अंदर आ सकते हैं। ये देखकर कि सभी लोग वहां उपस्थित हैं, प्रोफेसर थिबॉट मुस्कुराए और अपनी मेज की ओर चले गए जहां एक बड़ा मॉनिटर रखा हुआ था। स्क्रीन पर कुछ आदेश टाइप करके उन्होंने प्रत्येक छात्र का नाम अलग अलग पुकारा। रेन डोवर, कृपया कैप्सूल 55 के लिए रास्ता बनाइए। अपना नाम सुनकर मैंने अपनी उत्तेजना को नियंत्रित किया और अपने निर्धारित कैप्सूल की ओर बढ़ गया। कुछ सहपाठियों की हंसी को नजरअंदाज करते हुए, जो फुसफुसाकर बम्पकिन या अन्य असभ्य टिप्पणियां कर रहे थे, मैं उत्साहपूर्वक अपने कैप्सूल के पास पहुंचा। मैं अंततः उस आभासी दुनिया में प्रवेश कर सका जिसे मैं केवल उपन्यासों और फिल्मों में ही देख सकता था। कैप्सूल में प्रवेश करके और अपने सिर पर हेलमेट ठीक करके, मैं धैर्यपूर्वक प्रोफेसर के निर्देशों की प्रतीक्षा करने लगा। छात्र डोवर, सब कुछ ठीक है? हाँ, ठीक है। वर्चुअल सिमुलेशन 3-2-1 में शुरू होगा। तक आखिरी चीज जो मैंने सुनी वो एक चाबी के दबाने की आवाज थी। उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया।
अध्याय 14 आभासी वास्तविकता 2 श्वा छात्र सूचना संसाधित की जा रही है। रेटिना स्कैन जांच, फिंगरप्रिंट स्कैन जांच, जेनेटिक डेटा परीक्षण जांच, लोडिंग समय 57%, 87%, 94%। उपयोगकर्ता जानकारी लोड की गई, रैंक 1750, रेनडोवर पहुंच की पुष्टि करें YN। हेलमेट का डिस्प्ले धीरे धीरे रोशन हुआ, जिससे जानकारी की एक के बाद एक पंक्तियां सामने आने लगी। अचानक हुए बदलावों के हिसाब से अपने दिमाग को एडजस्ट करने के लिए 1 मिनट का समय लेते हुए मैंने जानकारी को देखा और Y दबाया। पुष्टि करने के बाद अचानक एक जीवंत झनकार बजने लगी जो अजीब तरह से जानी पहचानी सी लग रही थी, जो मेरे कानों में गूंज रही थी। ये तथ्य कि वर्चुअल केबिन में प्रवेश करते समय बहुत सी प्रक्रियाएं रखी गई थी, अजीब नहीं था। वर्तमान तकनीक के साथ किसी और का दिखावा करना आपके फोन को चालू करने जितना आसान था। बस कुछ कस्टम मेड मास्क के साथ कोई भी व्यक्ति आसानी से खुद को किसी और जैसा दिखा सकता था। सौभाग्य से खलनायक को पहचानना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि खलनायक दानव के साथ समझौता करते समय कई आनुवंशिक संशोधनों से गुजरते हैं। ये घटना इस तथ्य के कारण हुई कि मानव शरीर राक्षसों द्वारा उन्हें दी गई शक्ति के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं हो सकता है। एक खाली गुब्बारे की कल्पना करें। अब कल्पना करें कि आप उसमें हवा भर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतने के साथ गुब्बारा घूमकर तैरने लगेगा। जब मानव शरीर में मानस की वृद्धि होती है तो वो आमतौर पर इसी प्रकार कार्य करता है। अब उसी खाली गुब्बारे की कल्पना करें, लेकिन इस बार हम उसमें हवा भरने की बजाय पानी भरते हैं। हवा के गुब्बारे के विपरीत पानी का गुब्बारा पूरी तरह गोल होने के बजाय पानी के घनत्व के कारण नीचे झुक जाएगा, जिससे उसका आकार बदल जाएगा। अब इस उदाहरण को ध्यान में रखें और इसे मनुष्यों पर लागू करें, जहां पानी वो ऊर्जा थी जो राक्षसों से आती थी। राक्षसों से आने वाली ऊर्जा की सघनता के कारण कमजोर खलनायकों के शरीर में उनके शरीर में प्रवेश करने वाली नई शक्ति का सामना करने के लिए भारी परिवर्तन होने लगे। इन व्यापक परिवर्तनों के कारण एक साधारण रेटिना, फिंगरप्रिंट और जीन परीक्षण से यह पता लगाया जा सकता था कि कोई व्यक्ति खलनायक है या नहीं। बेशक ये केवल अपेक्षाकृत कमजोर खलनायकों के लिए ही कारगर था। मजबूत खलनायकों के लिए इस तरह का परीक्षण बेकार था, क्योंकि उनके शरीर में उन शैतानों द्वारा दी गई शक्ति हो सकती थी जिनके साथ उन्होंने समझौता किया था, जैसे कि प्रोफेसर थिबॉट। सौभाग्य से यह कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि मजबूत खलनायकों ने खुद को छिपाने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि भले ही शक्तिशाली खलनायक खुद को छिपाने से बचते हैं, फिर भी इस तरह के परीक्षण खलनायकों के खिलाफ एक जरूरी एहतियात थे। किसी व्यक्ति के धोखेबाज होने की जांच न करने के परिणाम संभावित रूप से विनाशकारी हो सकते हैं। कल्पना करें कि अगर कोई खलनायक VR कैप्सूल के अंदर घुस जाए तो क्या होगा। वो संभावित रूप से सभी छात्रों को मस्तिष्क आघात या मृत्यु के जोखिम में डाल सकता है। यदि किसी खलनायक को अचानक आभासी उपकरण के मुख्य नियंत्रण प्रणाली तक पहुंच प्राप्त हो जाए, तो वह अचानक कैप्सूल के अंदर की सारी विद्युत शक्ति को समाप्त कर सकता है, जिससे कैप्सूल के अंदर मौजूद सभी लोग मस्तिष्क मृत हो सकते हैं। इस प्रकार की दुर्घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं, जिसके परिणामस्वरूप जनता की नाराजगी के कारण कैप्सूल बनाने वाली कंपनी को सख्त जांच और प्रक्रियाएं अपनानी पड़ी। खैर, प्रोफेसर थिबॉट के बारे में क्या? तकनीकी रूप से वो सिस्टम को ओवरराइड कर सकता था और मौजूद सभी लोगों को मार सकता था, है ना? असल में वह ऐसा नहीं कर सकता था, खासकर तब जब उसका काम बेहद महत्वपूर्ण था। मैं उसके बारे में इसलिए चिंतित नहीं था क्योंकि लॉक में उसकी मुख्य भूमिका संभावित नायकों को खलनायक में बदलना था। उसे मैनेजर या एजेंट कहा जाता था। उसकी मुख्य जिम्मेदारी छात्रों की भावनाओं और आक्रोश का फायदा उठाकर उन्हें खलनायक में बदलना था, जो कुछ व्यक्तियों या अकादमी के प्रति उनके मन में था। इसके अलावा सिस्टम को ओवरराइड करना और कैप्सूल की ओर उच्च मात्रा में बिजली का निर्वहन करना इतना आसान नहीं था, खासकर अगर ये लॉक के अंदर हो रहा था, जहां कई उच्च रैंक वाले नायक रहते थे। वे आसानी से बिजली के असामान्य संचय को महसूस कर सकते थे, जिससे इस योजना का काम करना लगभग असंभव हो गया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा प्रोफेसर थिबॉट किसी व्यक्ति को मारने के लिए इतना जोखिम भरा काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि छात्रों को खलनायक बनाना उनकी मुख्य प्राथमिकता थी। यदि प्रोफेसर थिबॉट को उस राक्षस से सीधे आदेश नहीं मिले होते जिसके साथ उन्होंने केविन से छुटकारा पाने के लिए समझौता किया था, तो उन्होंने कभी भी उससे लड़ने की कोशिश नहीं की होती, क्योंकि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। ठीक वैसे ही जैसे उससे छुटकारा पाना मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। अगर मैं अचानक मिनी बॉस से छुटकारा पा लेता, तो केविन को कभी भी कोई कठिनाई नहीं होती, और जब वो डेमन किंग का सामना करता, तो उसके लिए एक दायित्व बन जाता।
धीरे धीरे मेरे चारों ओर की दुनिया बदलने लगी और एक तेज रोशनी के कारण मुझे अपनी आंखें ढकनी पड़ी। कुछ सेकंड के लिए पलकें झपकाने और अपना संतुलन बनाए रखने के बाद मैंने स्वयं को एक सफेद कमरे के अंदर पाया। कमरे में चारों ओर देखने पर मुझे मेरी कक्षा के कुछ छात्र भी इसी तरह अपने आसपास की चीजों को जांचते हुए दिखाई दिए। लगभग 5 मिनट बाद जब मैंने देखा कि कोई और नहीं आया है, तो मैं अन्य सहपाठियों की ओर बढ़ गया। प्रतीक्षा कक्ष में मेरे अलावा कुल 5 लोग थे। ये देखकर कि मैं उनकी ओर आ रहा हूं, कुछ छात्र सीधे मेरा अभिवादन करने के लिए आगे आए। रैंक 834 विलियम के जॉनसन, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा स्वागत करने वाला पहला व्यक्ति एक छोटे कद का भूरे बालों वाला किशोर था, जो कुछ हद तक जीवंत स्वभाव का था। रैंक 623 रोजलिन टलूवे। रैंक 739 एडवर्ड स्मिथ, नमस्कार। रैंक 956 पाक जिन्हो, आपसे मिलकर खुशी हुई। विलियम के पीछे एक लाल बालों वाली सुंदर लड़की जो एक शाही मोर की तरह गर्व से खड़ी थी, ने मेरा अभिवादन किया। उसके चारों ओर एक उदासीन वातावरण था जिससे ऐसा लग रहा था कि उसे किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका लहजा ठंडा था, जिससे यह आभास हो रहा था कि उसे अपने आसपास की हर चीज से नफरत है। वह मेरी तरह एक अतिरिक्त थी और इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता था, जिससे मुझे लगता है कि उसका ठंडा रवैया किसी तरह के पिछले आघात से आया था। संभवतः अमांडा के समान ही सामना करना पड़ा, जो उसकी तरह ठंडी थी। रोजलिन के बाद चौकोर आकार के चश्मे और करीने से कंघी किए हुए बालों वाले काले बालों वाले एक युवक ने गंभीर स्वर में मेरा अभिवादन किया। उसके स्वभाव और बात करने के तरीके को देखते हुए मैंने मन ही मन ये तय कर लिया कि निकट भविष्य में मैं उससे बातचीत नहीं करूंगा। ऐसे सीधे सादे लोगों को मैं पसंद नहीं करता। अंत में पाक जिन्हो, जो एशियाई मूल के लग रहे थे, संभवतः कोरियाई, ने मुझे विनम्र भाव से अभिवादन किया। वह मुझसे कुछ हद तक सतर्क लग रहे थे, पता नहीं क्यों। मैंने अपना सिर उस अंतिम व्यक्ति की ओर घुमाया जिसने शुरू से ही मेरी उपस्थिति को नजरअंदाज किया था, और उसका अभिवादन करना चाहा, लेकिन उसने तुरंत ही मेरी उपेक्षा कर दी। काफी लंबे कद और मांसल ऊपरी शरीर के साथ, जो मेरी दुनिया में किसी भी पेशेवर बॉडी बिल्डर से कम नहीं था, अर्नोल्ड केन था। उसके चारों ओर एक भयावह आभा थी जो लोगों को एक जंगली गोरिल्ला की याद दिलाती थी जो किसी भी व्यक्ति पर हमला कर सकता था। उसके बाल छोटे कटे हुए थे और उसकी आंखें एक दूसरे से कसकर जुड़ी हुई थीं। अपना सिर हिलाते हुए मैंने खुद को बाकी लोगों के सामने पेश किया। मुझे वास्तव में उनका अभिवादन करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं पहले से ही जानता था कि वह कौन है, लेकिन बहुत ज्यादा अपमानजनक न लगे इसलिए मैंने कम से कम उनका अभिवादन तो किया। अगर मैं उन्हें अनदेखा कर देता तो शायद मैं उनकी बदमाशी का शिकार हो जाता, जिसका मैं बिल्कुल भी हिस्सा नहीं बनना चाहता था। रैंक 75 अर्नोल्ड केन, जिनके 3 मुख्य अनुचरों में से एक, जिसे बाद में आयरन माउंटेन अर्नाल्ड के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि उसकी लोहे जैसी रक्षा क्षमता एक समय में कई व्यक्तियों के हमलों को विफल कर सकती थी। वो वही था जिसे आप कमजोर के लिए मजबूत और मजबूत के लिए कमजोर प्रकार का व्यक्ति कहते हैं। एक विशिष्ट बदमाश। उसका अहंकार शायद इस तथ्य से उत्पन्न हुआ कि वह जिनका अनुचर था, जिसके लिए मैं केवल गुप्त रूप से अपनी घृणा व्यक्त कर सकता हूं। क्या आपको वास्तव में किसी और का कुत्ता होने पर गर्व है? आप सभी से मिलकर मुझे खुशी हुई। मैं रैंक 1750 रेनडोवा हूं। बाकी लोगों को मेरी बात समझने में कुछ सेकंड लगे, फिर उनकी मुझमें रुचि खत्म हो गई। उनकी प्रतिक्रिया पर कंधे उचकाते हुए मैं केवल उनके साथ सहानुभूति रख सकता था क्योंकि मैं समझ सकता था कि वे किस दृष्टिकोण से आ रहे थे। मेरा मतलब है, समूह में दूसरे सबसे निचले स्थान से 800 रैंक नीचे होना काफी अंतर था। यह एक ऐसा समाज था जहां शक्ति हर चीज पर हावी थी। अगर आप इतने शक्तिशाली नहीं थे तो हर कोई आपको नीची नजर से देखता था। खैर, यह मुख्य रूप से उस लोक पर लागू होता था जहां लोग अभी भी युवा और घमंडी थे। एक बार जब वे वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते हैं और वास्तव में राक्षसों के खिलाफ लड़ते हैं, तभी उन्हें एहसास होता है कि वे कितने अपरिपक्व थे। कचरा। सबसे पहले बोलने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से अर्नोल्ड था, जिसने घृणा से मेरी ओर देखा। मन ही मन अपना सिर हिलाते हुए मैं इस दुनिया को अहंकारी चरित्रों से भरने के लिए खुद को विलाप करने से नहीं रोक सका। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। यह वही था जो पाठक चाहते थे। भाड़ में जाओ पाठकों, तुम्हारा सुख ही मेरा दुख था। खैर, जो भी हो, मैं अभी चुप रहूंगा और प्रोफेसर के निर्देश का इंतजार करूंगा। सौभाग्यवश जब मैंने उन्हें अपनी रैंक के बारे में बताया तो कोई भी मेरे पास नहीं आया, जिससे मुझे अनावश्यक बातचीत से बचने में मदद मिली। ग्रुप 7, क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? मेरी रैंक के खुलासे के कारण उत्पन्न हुए अजीब माहौल को भंग करते हुए प्रोफेसर थिबुआ की आवाज पूरे कमरे में गूंजी।
अगर आप मुझे चेक कहते हुए सुन सकते हैं, जांच करना, जांच करना, जांच करना, जांच करना, जांच करना, जांच करना, 1 2 3 4 5 6, बढ़िया, ऐसा लग रहा है कि सभी मौजूद हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो क्योंकि मैं अब नियम समझाऊंगा। ध्यान से सुनो क्योंकि मैं उन्हें सिर्फ एक बार ही कहूंगा। चूंकि यह संभवतः पहली बार है कि आप में से कुछ लोगों ने आभासी दुनिया में प्रवेश किया है, इसलिए आज की कक्षा हल्की फुल्की होगी। आपके आसपास मौजूद लोग ही वो समूह होंगे जिनके साथ आप आज की कक्षा में काम करेंगे। इससे पहले कि आप कुछ कहें, आपका समूह कंप्यूटर के अनुसार संतुलित है और अधिकांश भाग के लिए प्रत्येक समूह समान रूप से मेल खाएगा। हालांकि कुछ अपवाद हैं, जिनके बारे में मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, वो केविन और अन्य लोगों की ओर इशारा कर रहा था। अपनी ओर आती घूरती निगाहों को देखकर मैं खुद को रोक नहीं सका और मन ही मन बड़बड़ाने लगा। प्रोफेसर स्पष्टतः उन शीर्ष रैंक वाले व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे थे जो अकेले ही किसी टीम का सामना कर सकते हैं। वास्तव में मेरे और पाक जिन्हों के बीच ताकत में इतना अंतर नहीं था, जो समूह में दूसरे सबसे निचले स्थान पर थे। खैर, ये तब था जब आप मेरी तुलना मेरे कार्यभार संभालने से पहले से कर रहे थे, क्योंकि अभी मेरी लड़ने की ताकत एक हफ्ते पहले की तुलना में कहीं ज्यादा थी। उन्होंने मुझे इस तरह घूरने का एकमात्र कारण शायद ये था कि वे मेरे खिलाफ अपनी शिकायतों को बाहर निकालने का एक रास्ता चाहते थे। अपरिपक्व कमीने, आप में से प्रत्येक को एक दूरस्थ भूभाग में छोड़ा जाएगा जो कंप्यूटर द्वारा यादृच्छिक रूप से उत्पन्न किया जाएगा। आज आपका लक्ष्य 1 घंटा जीवित रहना है। कुछ छिपे हुए कार्यों को पूरा करने वालों को अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, जब तक आप 1 घंटे तक जीवित रहते हैं, तब तक इसे पास माना जाएगा। आपके साथ जीवित रहने वाले प्रत्येक साथी को अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। मैं आपको अपने समूह के साथ अपनी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए 2 मिनट का समय दूंगा। शुभकामनाएं। ओह, जाने से पहले मैं बताना भूल गया, अंतिम समूह स्वचालित रूप से इस कक्षा में असफल हो जाएगा। क्लिक। किसी तरह मेरी ओर घूरने की नजरें तेज होती गईं। प्रोफेसरों को यह कैसे पता नहीं चला कि प्रोफेसर थिबॉट एक खलनायक थे, यह मेरी समझ से परे था। वो स्पष्ट रूप से समूहों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे थे ताकि एक दूसरे के साथ दुश्मनी पैदा हो, और निचले दर्जे के लोग उनके प्राथमिक लक्ष्य थे। इस कक्षा में फेल होने वाली बात पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि पहले दिन किसे पास करना है और किसे फेल करना है, यह निर्णय लेने का अधिकार उनके पास नहीं था। ये तो बस एक बहाना था जिससे ऐसी स्थिति पैदा की जा सके जहां ताकतवर लोगों को कमजोर व्यक्तियों पर निशाना बनाने के लिए उकसाकर द्वेष पैदा किया जा सके। यह उनकी विशिष्ट रणनीतियों में से एक थी जिसके तहत कुछ व्यक्तियों को कष्ट दिया जाता था ताकि वो उनकी मानसिक स्थिति को कमजोर कर सके और बाद में उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें खलनायक बना सके। यदि यह तथ्य न होता कि उस ताले में बहुत सारे नायक मौजूद थे, तो प्रोफेसर थिबॉट किसी को खलनायक बनाने के लिए और भी अधिक चरम उपायों का उपयोग करते। आप, मेरी ओर इशारा करते हुए, अर्नोल्ड की गहरी आवाज सफेद कमरे में गूंज उठी। हाँ, सुनिश्चित करें कि आप जीवित रहें, अन्यथा। मेरे कंधे पर अपना हाथ रखकर अर्नोल्ड ने अविश्वसनीय दबाव डाला जिससे मैं लगभग फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। धप। उफ। उसकी ताकत की पुष्टि करने के बाद मैंने उसके इरादे के अनुसार घुटनों के बल बैठकर एक झूठी कराह निकाली। समझना, मुझे अपने सामने घुटनों के बल बैठा देखकर अर्नोल्ड ने एक संतुष्ट मुस्कान बिखेरी और बाकी लोगों की ओर मुड़ा, जिन्होंने तुरंत उसकी ओर सिर हिलाया। अच्छा, उठने के लिए संघर्ष करने का नाटक करते हुए मैं गहरी सोच में डूब गया। अर्नोल्ड के साथ अभी अभी हुई बातचीत से मैं अपनी ताकत का अंदाजा लगा सकता हूं। मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि मैं अभी भी अर्नोल्ड से कमजोर हूं, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर से नहीं। अगर मुझे अपनी रैंकिंग के बारे में मोटा अनुमान लगाना हो, तो ये 300 के आसपास होनी चाहिए। सौभाग्य से, क्योंकि यह एक आभासी दुनिया थी, इसलिए मुझे अर्नोल्ड के साथ हुई बातचीत से ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। लेकिन मुझे गलत मत समझिए, सिर्फ इसलिए कि मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नाराज नहीं था। सच तो यह है कि मैं बहुत गुस्से में था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोरिल्ला जैसे कमीने की, कि तुम मुझे दूसरों पर हावी होने के लिए इस्तेमाल कर सको? यदि यह तथ्य न होता कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे गिरोह के साथ कोई गड़बड़ शुरू नहीं करना चाहता था, तो मैं इस तरह घुटने टेककर खुद को अपमानित नहीं करता। मैं उन मूर्ख नायकों की तरह नहीं हूं जो चिल्लाते हैं, मैं केवल भगवान और अपने माता पिता के सामने घुटने टेकूंगा। कोई भी मुझे घुटने टेकने के लिए मजबूर नहीं करेगा। जब भी मुझे जरूरत होगी मैं घुटने टेक दूंगा, लेकिन मुझे घुटने टेकने पर जो भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे उसके लिए तैयार रहना।
उसके गर्व और अहंकार से भरे चेहरे को देखते हुए, जो ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कि सब कुछ उसके नीचे है, मैंने मन ही मन अपने आप से कसम खाई कि उसने मेरे साथ जो किया है, उसके लिए मैं उसे 10 गुना कीमत चुकाने को मजबूर करूंगी। मैं अपनी शिकायतों को बहुत गहराई से लेता हूं। ठीक है, सिमुलेशन तैयार है। मैं 3, 2, 1 में सिमुलेशन शुरू करूंगा। श्वा, अध्याय 15, आभासी वास्तविकता 3। प्रोफेसर द्वारा सिमुलेशन शुरू करने के तुरंत बाद मेरे आसपास का माहौल बदलने लगा। मेरे पैरों के नीचे से घने हरे भरे पेड़ दिखने लगे, उसके बाद नर्म और भुरभुरी मिट्टी दिखने लगी, जिससे मेरे पैर धीरे धीरे धंसने लगे। मेरी दृश्यता धीरे धीरे उन ऊंचे पेड़ों के कारण अवरुद्ध होने लगी जो अविश्वसनीय गति से जमीन से उगने लगे थे। पेड़ को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी उंगलियों में फैली यथार्थवादी संवेदना से बेहद हैरान था। पेड़ के तने पर अपना हाथ चलाते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बूढ़े आदमी के चेहरे की रेखाओं और झुर्रियों को छू रहा हूं। इसकी सतह असमान थी, जहां मैं अंधेरे बाहरी हिस्से की परतदार प्रकृति को महसूस कर सकता था, जो उंगलियों के हल्के दबाव पर उखड़ जाती थी और छिल जाती थी, चटकने की आवाज के साथ। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी असली चीज को छू रहा हूं। ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं कोडों के एक समूह को छू रहा हूं, बल्कि एक वास्तविक वृक्ष को छू रहा हूं। कितना दिलचस्प है। रैंक 1750 रेन डोवर, टीम अंक 6। जब मैं पेड़ों की वास्तविकता को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहा था, तभी एक अधिसूचना मेरे सामने आ गई। अधिसूचना देखकर मैंने उसे हटाने के लिए तुरंत बाईं ओर स्वाइप किया और गहरी सोच में पड़ गया। खेल सरल था। प्रत्येक छात्र को 1 अंक मिलता था, तथा जब भी किसी टीम के सदस्य की मृत्यु होती थी तो टीम 1 अंक खो देती थी। जो टीमें 0 अंक तक पहुंच जाएंगी वे स्वतः ही खेल से बाहर हो जाएंगी और खेल हार जाएंगी। अंक प्राप्त करने का एकमात्र तरीका मानचित्र पर उपलब्ध छिपे हुए कार्यों को पूरा करना था। टेस्ट के अंत में एक रैंकिंग सूची होगी जिसमें टीमों को उनके प्रदर्शन के अनुसार रैंक दी जाएगी। अपने आसपास ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि मेरे साथी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वास्तव में, हालांकि प्रोफेसर ने हमें नियमों के बारे में बताते समय कभी इसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि सभी को एक दूसरे से अलग रखा जाएगा। खैर, मैं ही वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इस परिदृश्य का निर्माण किया था। इस परीक्षण का मुख्य लक्ष्य 1 घंटे तक जीवित रहना था। हालांकि यह आसान लग रहा था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। अगर यह इतना आसान होता तो ये किस तरह की परीक्षा होती? प्रोफेसर द्वारा दी गई जानकारी का अभाव जानबूझकर था, क्योंकि इसका अनिवार्य रूप से मतलब था कि केवल एक ही नियम था, और वह था जीवित रहना। प्रत्येक व्यक्ति को सीधे एक हथियार दिया गया, जो अकादमी के पहले दिन उनके द्वारा पंजीकृत किए गए हथियार के आधार पर उन्हें स्वचालित रूप से दिया गया। मेरे मामले में एक चिकना काला कटाना मेरे कूल्हों के किनारे पर टिका हुआ था। श्वा तलवार के वजन को सहन करने के लिए मैंने उसे 2-3 बार घुमाया और संतोष में सिर हिलाया। यह हमें अकादमी द्वारा प्रदान किए गए कटाना के समान ही लगता है। कटाना को म्यान में वापस रखते हुए मैंने सतर्कतापूर्वक अपने आसपास की ओर देखा। हमें नियम बताते समय प्रोफेसर ने केवल यही कहा कि आपको जीवित रहना होगा, तथा परीक्षण के अंत में आपके साथ जितने अधिक टीम के सदस्य जीवित रहेंगे, आपकी टीम को उतने ही अधिक अंक मिलेंगे। उन्होंने जानबूझकर हत्या से संबंधित विवरण नहीं दिया, और इस कारण छात्रों ने स्वतः ही मान लिया कि हत्या की अनुमति है, जो उसका असली उद्देश्य था। जैसा कि मैंने पहले कहा, प्रोफेसर थिबॉट का लक्ष्य सक्षम और अक्षम छात्रों के बीच की रेखा को और अधिक विभाजित करना था। ऐसा इसलिए था ताकि वे उन लोगों की कमजोर मानसिकता का फायदा उठा सकें जिन पर अत्याचार हो रहा था। ऐसा करके वह आसानी से छात्रों को किसी राक्षस के साथ समझौता करने के लिए प्रेरित कर सकता था तथा उन्हें खलनायक बना सकता था। उनका लक्ष्य इस परीक्षण को ताकतवरों के लिए शिकार पार्टी में बदलना था। यदि भाग्यशाली रहे तो प्रोफेसर थिबॉट कुछ परिदृश्यों की कल्पना कर सकते हैं जहां कुछ प्रतिभाशाली व्यक्ति एक दूसरे के प्रति द्वेष रखते हैं। इसका एक उदाहरण केविन जैसे अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली छात्र के खिलाफ दुर्भावना पैदा करना था। यदि 100 में से किसी एक व्यक्ति ने केविन को चुनौती दी और बुरी तरह हार गया, तो उनका अभिमान उन्हें केविन के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए प्रेरित करेगा, इसलिए नहीं कि वह शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए कि उसकी पृष्ठभूमि अच्छी नहीं थी। बेशक, कुछ लोग तुरंत हार मान लेना पसंद करेंगे, लेकिन कुछ घमंडी और अहंकारी व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी हार स्वीकार नहीं करेंगे और हर संभव अवसर पर बदला लेने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता है और उन्हें धीरे धीरे अपने और केविन की जबरदस्त प्रतिभा के बीच के अंतर का एहसास होता है,
वे केविन से बदला लेने में असमर्थता के कारण निराशा और निराशा में डूब जाते हैं। एक बार जब वे इस बिंदु पर पहुंच गए तो प्रोफेसर थिबॉट ने अंततः उन्हें शक्ति प्रदान करके अपना कदम उठाया। प्रस्ताव से आकर्षित होकर एक समझौता किया गया और एक नया खलनायक पैदा हुआ। संक्षेप में, ये परीक्षण गुप्त उद्देश्यों से भरा हुआ था। आगे बढ़ते हुए मैं अपनी वर्तमान स्थिति का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। यद्यपि हमें नक्शा उपलब्ध नहीं कराया गया था, लेकिन चूंकि मैं तकनीकी रूप से धोखेबाज था और इस प्रकार मुझे आसपास की सामान्य विशेषताओं का पता था, इसलिए मैं मोटे तौर पर अपने वर्तमान स्थान का अनुमान लगा सकता था। चूंकि मैं पेड़ों से घिरा हुआ हूं, मुझे नक्शे के पूर्वी हिस्से में होना चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो केविन और जिन पहाड़ों के ऊपर उत्तर की ओर पैदा हुए हैं, जबकि एम्मा दक्षिण की ओर है जहां रेगिस्तान स्थित है। मेलिसा और अमांडा दोनों को समुद्र के पास पश्चिम की ओर होना चाहिए। इसका मतलब है कि मेरे क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। मुख्य पात्र के स्थानों को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हुए मैंने अपनी अगली कार्रवाई के बारे में योजना बनानी शुरू कर दी। मैं मुख्य पात्रों को समझने का प्रयास इसलिए नहीं कर रहा था कि मैं उनसे बहुत प्रभावित था, बल्कि इसलिए कि जो भी घटनाएं घटेंगी वे उन पर केंद्रित होंगी। मैं केवल ये भविष्यवाणी कर सकता था कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन यह नहीं कि मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मैंने कभी भी मुख्य पात्रों के दायरे से बाहर कुछ नहीं लिखा है। यदि मुझे यह अच्छी तरह समझ आ जाए कि मुख्य पात्र क्या करने वाले थे, तो मैं घटनाओं के समय का एक मोटा अनुमान लगा सकता था, तथा ये भी कि उनसे कैसे बचा जाए। मेरा लक्ष्य 1 घंटे तक जीवित रहना है। हालांकि यह आसान लगता है, लेकिन उच्च रैंकिंग वाले छात्रों को छोड़कर जानवरों के मजबूत सिमुलेशन नक्शे पर घूम रहे होंगे जो मुझे लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहने से रोकेंगे। यह एक और बात थी जिसका प्रोफेसर ने उल्लेख नहीं किया। हालांकि अधिकांश लोग मोटे तौर पर यह अनुमान लगा सकते थे कि परीक्षण में कोई प्राणी उनका शिकार करेगा, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा होगा कि जो प्राणी उनका शिकार कर रहा है वह अपनी तीव्र गंध शक्ति के माध्यम से उनके स्थान का पता लगा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप कई छात्र यह जाने बिना ही मर गए कि उन्हें क्या मारा है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि छात्र केवल छिपने पर ही ध्यान न दें, बल्कि उन परिस्थितियों में जीवित रहने के कौशल को विकसित करने का प्रयास करें जहां उन्हें किसी अज्ञात इकाई द्वारा शिकार बनाया जा रहा हो। नायक पहले 20 मिनट अपने आसपास के माहौल को अच्छी तरह समझने की कोशिश में बिताएगा, उसके बाद नक्शे के मध्य की ओर बढ़ेगा जहां वो अंततः दूसरों के साथ मिल जाएगा। उनका जिनके साथ थोड़ा संघर्ष होगा, लेकिन जब उनका सामना किसी जानवर से होगा तो वे मिलकर काम करने का निर्णय लेंगे। इसलिए बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं केंद्र की ओर बढ़ूं जहां एक बड़ा समूह इकट्ठा होगा। लेकिन अपना सिर हिलाते हुए मैं तुरंत उस विचार को त्याग देता हूं। यद्यपि लोग निश्चित रूप से केंद्र पर एकत्र होने वाले थे, लेकिन शक्तिशाली लोग यहीं एकत्र हुए। यदि मेरे स्तर का कोई व्यक्ति वहां जाता तो मेरे पास 2 ही विकल्प थे, या तो मैं उनमें से किसी के द्वारा सीधे मारा जाता या फिर तोप के गोले के रूप में इस्तेमाल किया जाता। इससे मेरे पास केवल 2 विकल्प बचे, किसी तरह अपने समूह के साथ फिर से जुड़ जाऊं या कोई छिपा हुआ कार्य पूरा कर लूं ताकि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे पास एक अंक रहे। मैं पहला विकल्प त्याग दूंगा। अर्नोल्ड के साथ बातचीत करने का विचार ही मुझे परेशान कर देता है। इसके अलावा सिर्फ इसलिए कि मुझे पता है कि क्या होगा, इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे पता है कि दूसरे कहां थे। अर्नोल्ड संभवतः केंद्र की ओर बढ़ेगा और यदि मैं वहां तक उसका पीछा करूंगा तो वह मुझे नहीं मारेगा, लेकिन वह निश्चित रूप से मेरे लिए चीजों को कठिन बनाने के तरीके ढूंढ लेगा। बाकी का क्या, मुझे तो इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि वे कहां हो सकते हैं। इस प्रकार मेरे पास केवल एक ही विकल्प बचता है, छिपे हुए कार्य को पूरा करें। सामान्य तौर पर नक्शे पर 5 छिपे हुए कार्य रखे गए थे। नक्शे के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और केंद्र में एक एक। प्रत्येक कार्य दूसरे से भिन्न था, इस अर्थ में कि प्रत्येक कार्य का लक्ष्य अलग था। इसके अलावा कार्य की कठिनाई कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसे मेरे जैसे 1750 रैंक वाले व्यक्ति पूरा करने में सक्षम होने की आशा न कर सके। खैर, ये तब है जब मैं वास्तव में 1750वीं रैंक पर हूं। ये जानते हुए कि मैं आपकी सामान्य रैंक 1750 नहीं थी, मैंने उस स्थान पर जाने का निर्णय लिया जहां छिपा हुआ कार्य था। खैर, जहां मैंने सोचा था कि यह था, वास्तव में मुझे इस बात का कोई सुराग नहीं है कि छिपा हुआ कार्य कहां स्थित था। चूंकि मुख्य पात्रों में से किसी ने भी कभी पूर्वी दिशा में कदम नहीं रखा था जहां मैं वर्तमान में था, इसलिए मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस तथ्य के अलावा कि यह एक जंगल जैसा इलाका था और इस क्षेत्र के आसपास कहीं कोई छिपा हुआ कार्य था, मुझे वास्तव में किसी और चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
मैं केवल अपने आप को कठोर बना सकता था और बिना किसी उद्देश्य के उस ओर चल सकता था जहां मुझे लगता था कि छिपा हुआ कार्य स्थित है। सौभाग्यवश मुझे इस बात का सामान्य विचार था कि छिपे हुए कार्य कहाँ हो सकते हैं, जिससे मुझे किसी प्रकार का लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता मिली। टीम के साथी विलियम के जॉनसन की मृत्यु हो गई। टीम अंक 5। जब मैं उस स्थान की ओर बढ़ रहा था जहां मैंने अनुमान लगाया था कि वो छिपा हुआ कार्य स्थित है, तो मैंने एक बार फिर अपनी दृष्टि के कोने पर एक अधिसूचना उभरती देखी, जिसे देखकर मुझे अपना सिर जोर से हिलाना पड़ा। और यहां आप मेरी रैंक के कारण मुझे अनदेखा कर रहे थे। यदि चीजें इसी तरह चलती रहीं तो मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम 2-3 अंक से अधिक जीत पाएगी, जिससे हम मध्य श्रेणी में आ जाएंगे। यह कोई बुरा स्कोर नहीं है, लेकिन अर्नोल्ड जैसे व्यक्ति के लिए यह अपमानजनक स्कोर माना जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप और अधिक परेशानी वाली स्थितियां उत्पन्न होंगी, जहां मुझे उसके साथ बातचीत करनी होगी। और सच कहूं तो मैं अब उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहती। पिछली बार मैंने उसके खिलाफ कोई भी हमला नहीं किया था। इसका एकमात्र कारण यह था कि मेरे कार्यों के परिणामस्वरूप कुछ परेशान करने वाली चीजें सामने आ सकती थीं। इसके अलावा, अगर वह वास्तव में चाहता, तो वह अपने प्रभाव का उपयोग करके मेरे माता पिता के गिल्ड को सीधे प्रभावित कर सकता था। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मान लीजिए कि मैं कुछ आवारा कुत्तों से छुटकारा पाने के कई तरीके जानता हूं, जो अपनी जगह नहीं जानते, हालांकि कुछ भयंकर परिणामों की कीमत पर, जिनसे मैं नहीं गुजरना चाहता। चलो बस आशा करते हैं कि वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि मुझे वहां धकेल दे। जब तक मैं स्वयं को उजागर करने तथा मुख्य पात्रों के बराबर की प्रतिभा प्रदर्शित करने का निर्णय नहीं ले लेता, तब तक मुझे अपने अंदर छिपी हुई नफरत या दुर्भावना के बावजूद भी शांत रहना ही पड़ेगा। टीम के साथी पाक जिन्हों की मृत्यु हो गई। टीम अंक 4। खैर, कम से कम अब तो ऐसा लगता है कि मैं अब उसका मुख्य लक्ष्य नहीं रहूंगी। इससे पहले कि कोई और मुझसे पहले छिपे हुए कार्य तक पहुंच जाए, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। सरसराहट। अचानक, जब मैं उस ओर दौड़ रहा था जहां मुझे लगा कि छिपा हुआ कार्य है, मेरे पास की झाड़ियों में सरसराहट हुई और अचानक उनके पीछे से एक बड़ी छाया उभरी, जो मेरी दिशा में बढ़ रही थी। अपने ब्लेड के हैंडल को छूते हुए मैंने अपना रुख तैयार किया। धीरे धीरे छाया की विशेषताएं स्पष्ट होने लगी, जिससे मैं और भी अधिक तनावग्रस्त हो गया। एक लंबा व्यक्ति जिसका शरीर मांसल था, मेरे पास आया। उसके छोटे काले बाल थे और उसका स्वभाव किसी शूरवीर जैसा था। मुझे देखते ही वो मेरे पास आया और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। रैंक 636 पैट्रिक डब्ल्यू फुलहम। जैसे ही उन्होंने अपना परिचय दिया, मेरे सामने एक छोटी सी विंडो खुल गई, जिसमें मेरे सामने बैठे व्यक्ति के बारे में होलोग्राफिक जानकारी थी। अपना बायां हाथ आगे बढ़ाते हुए तथा दायां हाथ अपने कटाना के आवरण पर रखते हुए मैंने मुस्कुराकर अपना परिचय दिया। रैंक 1750 रेन डोवा। मेरी तरह ही उसके सामने एक छोटी सी खिड़की दिखाई दी। खिड़की की सामग्री को देखकर पैट्रिक ने अचानक अपनी भौं उठाई और फिर अचानक से व्यंग किया। आप एकदम सही समय पर आए। आपका क्या मतलब है? जंगल की गहराई की ओर इशारा करते हुए पैट्रिक ने मेरी ओर देखते हुए अपनी घृणा छिपाने की कोशिश की। जब मैं जंगल में घूम रहा था, तो मेरी नजर एक छिपे हुए कार्य पर पड़ी और तुम बिल्कुल सही समय पर आए। वाह, तुमने सचमुच छिपा हुआ कार्य ढूंढ लिया। मेरे उत्साहित भाव से अचंभित पैट्रिक को अपने आप को संभालने में कुछ सेकंड लगे। उसके बाद उसके चेहरे पर फिर से व्यंग्यात्मक भाव आ गया। वो पलटा और उस दिशा की ओर चल दिया जिस ओर उसने पहले इशारा किया था, लेकिन मुझे अनदेखा कर दिया क्योंकि मेरा चेहरा स्पष्ट रूप से उत्साहित था। हम कहाँ जा रहे हैं? और कहाँ? रुको, क्या तुम सचमुच मेरे साथ छिपा हुआ काम कर रहे हो? खुद को भाग्यशाली समझो। मुझे इस कार्य को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त सहायक की आवश्यकता थी, और चूंकि मुझे आपके अलावा कोई और नहीं मिला, इसलिए मैं उदारतापूर्वक इनाम आपके साथ साझा करूंगा। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं पैट्रिक के पीछे उस दिशा में गया जिसकी ओर उसने इशारा किया था, तो मैं उसकी अज्ञानता पर मन ही मन हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उसने वास्तव में मेरे लिए किसी भी समय हमला करने के लिए अपनी पीठ पूरी तरह से खुली छोड़ दी थी। वो या तो बहुत मूर्ख था या अपनी क्षमताओं पर अति आत्मविश्वासी था। चूंकि मेरी रैंक बहुत कम थी, इसलिए शायद उसने सोचा होगा कि मैं उसके लिए कोई खतरा नहीं हूं, इसलिए उसने मेरे खिलाफ अपनी सतर्कता कम कर दी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भले ही मैं 1750वीं रैंक पर था, लेकिन मैं उसे एक ही चाल में खत्म कर सकता था। संभवतः वो मुझे अपने छिपे हुए कार्य को सुझाने में मदद के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। मैं उसकी अज्ञानता पर हंस रहा था। धीरे धीरे मेरे चारों ओर के पेड़ तितर बितर होने लगे और फिर एक छोटी सी झील का दृश्य मेरी नजर में आया,
झील के ठीक पहले रुककर पैट्रिक मुस्कुराया और गहरी सांस ली। यहाँ हम हैं।